अभी कुछ विषयों पर और चर्चा करनी है, तो बैठक अभी निरंतर रहेगी। इन 2 दिनों में 1.5 दिन अभी पूरा हुआ है। कल भी लगभग 12 घंटे हम लोग बैठे थे और आज भी 7:30 बजे तक हम प्रयास करेंगे कि विषय हमारे समाप्त हो जाए। ये जो विचारों का मंथन हमारा चला है, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रदेश का विकास, और विकास के लिए और कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। वर्क्स डिपार्टमेंट्स, निर्माण के काम की गति, प्रक्रियाएं, आने वाली कठिनाइयां, क्योंकि हमारे पास इस बार भी 48,000 करोड़ रुपए हमको खर्च करना है। कैसे तेज गति से काम हो सके, गुणवत्तापूर्ण काम हो सके। तो एक विकास और दूसरा जनता के कल्याण की योजनाएं जो हैं उनको बेहतर ढंग से फिर से और क्रियान्वित करने के लिए हम लोगों ने समीक्षा की है, और कई तरह की नई चीजें भी विचार के मंथन में से निकली है। कुछ चर्चा ऐसी है कि जिसको हमने अंतिम रूप देके कुछ कार्यक्रम फाइनल किए हैं। कुछ ऐसी है कि हमने विचार तो किया है लेकिन उनको अंतिम रूप देने के लिए छोटी छोटी टीमें बनाई है, थोड़ा समय लगेगा उसमें। और कुछ ऐसी है जिसमें हमको आर्थिक व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, वो जुटाने के बाद फिर उनको घोषित करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो अभी हमने तय कर ली है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश ने प्रारंभ की थी और बाद में अलग अलग राज्यों ने भी उसको अपनाया। बीच में हमारी सरकार चली गई और कोविड फिर आ गया, तो उसके कारण ये योजना लगभग 3 साल से ठप पड़ी थी। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी। वहां संत रविदास जी महाराज के भी दर्शन होंगे, संत कबीरदास जी के भी दर्शन करेंगे, गंगा जी का स्नान भी होगा और पहली ट्रेन में हम लोग भी जाएंगे। हम लोग से आप समझ गए होंगे जो लोग चिंतन के लिए बैठे थे। एक सुझाव आया कि बस से भी अगर संभव हो ऐसे स्थान जहां ज्यादा देर ना लगे तो तीर्थ दर्शन के लिए भेजना चाहिए, तो उसको भी अंतिम रूप दिया है। और दूरस्थ के जो तीर्थ स्थान हैं हम अभी उसको वर्कआउट करेंगे। हम वायुयान से भी अगर संभव हो तो हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन के लिए ले जाएंगे। समय थोड़ा कम लगेगा, सुविधा थोड़ी मिलेगी। फिर हमने कन्या विवाह योजना की भी फिर से समीक्षा की। योजना फिर प्रारंभ की जा रही है। कोविड के कारण कई दिनों से बंद थी। 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से प्रारंभ किए जाएंगे, नए स्वरूप में प्रारंभ किए जाएंगे। पहले 2 विभाग अलग अलग योजना के लिए राशि देते थे, अब उसको एकीकृत कर रहे हैं। आयोजन की जो राशि थी वो थी 51,000, 6,000 रुपये बढ़ा के उसको 55,000 रुपये किया जा रहा है।
और प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले समारोहों का विकास खंड के स्तर पर पहले से तिथि तय की जाएगी, प्रचार प्रसार किया जाएगा। अलग से इंडिविजुअल विवाह नहीं होगा इसमें सामूहिक विवाह होगा। और सामाजिक न्याय विभाग इन कार्यक्रमों को आयोजित करेगा। प्रयास ये होगा कि समाज भी इससे जुड़े, जनप्रतिनिधि जुड़ के और समाज से भी जुड़ के आयोजन करें। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की ऐसी योजना है। कन्या विवाह भी मध्य प्रदेश में ही प्रारंभ हुई, बाद में दूसरे प्रदेशों में गई। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की ऐसी योजना है जो हमने प्रारंभ की थी और बाद में किसी ना किसी रूप में उसको देश के लगभग हर राज्य ने अपनाया। अब मेरी 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश में है। जिन बेटियों को गोद में लेके मैंने लाडली लक्ष्मी के प्रमाण पत्र वितरित किए थे, वो अब कोई 12वीं में पढ़ रही है, कोई कॉलेज में जा रही है और मामा मामा कह के जब संबोधित करती है तो मुझे लगता है जैसे मेरा जीवन सफल हो रहा हो। अब लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा, उसके साथ और कुछ चीजें हम जोड़ रहे हैं। लाडली लक्ष्मी 2 उसका शुभारंभ 2 मई को कर रहे हैं। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और 2 मई से लगा के 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। और ये उत्सव विलाक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए, स्वावलंबन के लिए और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कुछ और कदम उठाए जाएंगे। चर्चा हुई है, जिसका अनाउंस हम 2 मई को करेंगे जब लाडली लक्ष्मी दिवस होगा। कोशिश ये है कि लाडली लक्ष्मी बेटियां बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचे, उनके रास्ते में कोई बाधा ना रहे, उनका शैक्षणिक आर्थिक सशक्तिकरण भी हो, इसका प्रयास किया जाएगा। हर गांव में लाडली लक्ष्मी क्लब गठित किए जाएंगे और लाडलियों और उनकी माताओं को स्वयं सहायता समूह से भी जोड़ा जाएगा। कल राशन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया कि गरीब कल्याण योजना अभी 6 माह और जारी रखी जाएगी। मतलब निःशुल्क राशन 5 किलो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और उसके साथ मुख्यमंत्री के नाम से भी पहले से आप जानते हैं योजना चलती है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। तो दोनों का मिला के 10 किलो अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति, मतलब 5 का परिवार है तो 50 किलो अन्न मिलेगा ही। तो ये योजना को और ढंग से क्रियान्वित करने के लिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक राशन की दुकान पर एक विक्रेता हो। अभी एक सेल्समैन के पास एक से अधिक दुकानें भी है। कुछ जगह उपभोक्ता संघ हैं, उनका भी पूरी तरह से परीक्षण किया जाएगा। एक के पास जब एक ही दुकान रहेगी तो राशन की दुकानों को बहुउद्देशीय बनाया जाएगा ताकि वो लाभकारी भी हो सके। इन दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर, MP ऑनलाइन वेंडर, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, बिजली बिल इत्यादि की सुविधाएं भी दी जाएगी। और इसके साथ वो चाहेंगे तो और भी वस्तुएं बेचने के लिए राशन छोड़ के रख सकेंगे ताकि राशन की दुकान उसकी प्रॉफिट में ठीक से चले। और 7 अप्रैल को फिर से अन्न उत्सव मनाया जाएगा। हर एक राशन की दुकानों पर यह कार्यक्रम होगा। CM राय स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। अभी CM राय स्कूल के भवन बनने में समय लगेगा,
क्योंकि जिस स्तर के भवन बनने हैं वहाँ 24 करोड़ रुपया के लगभग लागत आएगी। उनमें लाइब्रेरी, लैब, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास सबकी व्यवस्था है। इसमें अभी समय लगेगा, भवन बनने में पैसा स्वीकृत है। जून से भवन बनना प्रारंभ होंगे, लेकिन तब तक हमने सोचा है कि जहाँ जहाँ भवन की उपलब्धता हो, एकदम ऐसी स्मार्ट क्लास नहीं बन पाएगी, लेकिन हम उस योजना को लेट ना करें। तो अभी लगभग 350 विद्यालयों में जो हमारे पास उपलब्ध स्थान हैं, भवन है, कुछ नए भवन बने स्कूलों के, उनमें सीएम राय स्कूल की परिकल्पना के आधार पर 13 जून से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और इनमें से हमने नए भवन कुछ चिन्हित किए जो हमें मिले हैं 100 शालाओं में, वहाँ भी जून माह में ये शिक्षण का कार्य प्रारंभ करेंगे। जब वो स्कूल बन जाएंगे तब वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। आप जानते हैं कि ये योजना ऐसी कि जिसमें बसों से भी हम अलग अलग गाँव से बच्चे लेके आएंगे और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन बच्चों को दी जाएगी। हमने सीएम राय स्कूल के लिए जो भूमि चाहिए उसमें देर ना लगे उसकी रणनीति भी बनाई है, और जितनी चाहिए उतनी ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि कहीं एक स्टाइल का बने, कहीं दूसरी स्टाइल का बने, एक जैसे बने। तो इसलिए तय किया है कि जहाँ ज़रूरत होगी ज़मीन अधिग्रहित भी कर ली जाएगी, और शिक्षकों को नियमित न केवल ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि उनके काम के आधार पर उनका ऑडिट भी किया जाएगा। परफॉर्मेंस ऑडिट वो होगा, और परीक्षा परिणामों के आधार पर उनका सतत मूल्यांकन किया जाएगा। एक फैसला हमने और किया है कि शहरों में लगभग 25,000 की आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। कई बार ऐसी बीमारियां जिसके लिए बड़े अस्पताल की जरूरत नहीं है, बुखार हो गया, कोई और ऐसी बीमारी हो गई जिसका साधारणतः इलाज हो सकता है, तो वो हम इसको शहरों में प्रारंभ करेंगे ताकि बड़े अस्पतालों में भीड़ कम हो। 22 अप्रैल से इसको प्रारंभ करेंगे हम। प्रारंभ में कम खुलेंगे, लेकिन एक वर्ष में सभी नगरीय निकायों में इनको स्थापित करेंगे। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के रूप में विकसित किया जाएगा, और जिला अस्पतालों में कोविड काल के दौरान आईसीयू वार्ड भी बने, ऑक्सीजन लाइनें भी डली है, कई तरह के उपकरण आए हैं, उनका बेहतर इस्तेमाल हो, इसकी रणनीति हमने बनाई है। मई के महीने से हर जिले में 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। कई बार कई ऐसी बीमारियां जिनका पता ही नहीं चलता, जैसे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं बहनों को यूट्रस के कैंसर का पता ही नहीं चलता, लेकिन समय पे अगर परीक्षण हो जाए और पता चल जाए तो उनका इलाज संभव होगा। इसलिए हमने तय किया है कि जब बड़ी बीमारी हो जाए और दिखाने आए उसके बजाय हम ऐसे शिविर लगा के, विशेषकर गरीब सभी आए, उसमें केवल गरीब के लिए नहीं, मध्यम वर्गीय भी आए जो आना चाहता है, लेकिन विशेषकर गरीब को उसका बहुत लाभ मिलेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की, पेयजल की व्यवस्था के लिए हमने बजट में 6,000 करोड़ रुपए रखे हैं, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी है कि पहले बोर में पानी निकले तब पाइपलाइन बिछे। कई जगह पाइपलाइन बिछ जाती है, बाद में बोर किया तो पानी नहीं निकला, तो कई सावधानियों पर चर्चा हुई है। खुदाई का काम होता है पाइप डालने के लिए, तो रिस्टोरेशन का काम साथ साथ हो जाए, और स्रोत जहाँ है वहाँ भी संभावना इस बात की देख, तो समूह पेयजल योजना है कि आप बांध से खींच कर पानी ले आए तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बोर पर आधारित अगर कोई योजना है तो फिर वो गर्मी में कहीं नीचे पानी चला गया तो वहाँ ऐसी जल संरचनाएं बनाना जिससे वाटर लेवल ज़मीन का बढ़ा रहे और वो योजनाएं चलती रहे। बहुत व्यापक विचार किया है, मैं सारे विस्तार में नहीं जाता। मैं 30 तारीख को बुरहानपुर, पहला जिला मध्य प्रदेश का होगा जहाँ पूरे जिले के हर गांव में नल से जल की व्यवस्था हमने कर दी है, तो उसका मैं उद्घाटन करूंगा। और लगभग 900 योजनाएं और है जो पूरी हो गई है, उनका भी वहाँ से लोकार्पण करूंगा। ये काम लगातार जारी रहेगा। फिर 14 अप्रैल को बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर हम एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। महू में भी हम श्रद्धा के सुमन अर्जित करेंगे, और वहाँ मैंने संत रविदास जी की जयंती पर जिन कार्यों, जिन योजनाओं की घोषणा की थी उनका लाभ देना हम प्रारंभ करेंगे। वैसे कबीर महाकुंभ और वाल्मीकि महाकुंभ का भी आयोजन किया जाएगा।
बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहाँ MBBS मतलब मेडिकल की पढ़ाई हम इस साल हिंदी में प्रारंभ करेंगे। जब दुनिया का हर एक देश अपनी भाषा में पढ़ाई करता है तो हम अंग्रेजी के गुलाम क्यों बने। हमारे मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के बच्चे, गांव से आने वाले बच्चे ये अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए एक टैलेंट होने के बाद भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा रहता है कि अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी की बाध्यता नहीं है और हिंदी में भी पढ़ाई की जा सकती है, इसलिए पूरी किताबें हमारी बन रही है। और इसी साल देश में पहली बार हम अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह रहा हूँ। उसके साथ साथ फिर इंजीनियरिंग की और बाकी पढ़ाई भी हिंदी में सुनिश्चित करके हम इस मिथक को तोड़ देंगे कि अंग्रेजी जरूरी है। गरीबों को, ग्रामीणों को, मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों को जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में नहीं पढ़े उनको इसका निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलेगा। वैसे ही एक बड़ा फैसला जो मैंने हालांकि घोषित कर दिया था विधानसभा में कि पुलिस की भर्ती में अब क्या काम क्या वो लिखित परीक्षा ही हो, लिखने में अच्छा और दौड़ने में अच्छा ही नहीं है तो डाकू चोरों को कैसे पकड़ेगा। शरीर से भी तो ठीक ठाक होना चाहिए। अब गांव वाले या गरीब घर के लोग जरा ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, ज़्यादा दौड़ लेते हैं, लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा बन गया कि बड़े स्कूलों में पढ़े ही लोग आ जाएं। तो हमने तय किया कि भैया 50% नंबर दौड़ भाग के रखेंगे, शरीर में दम होगा तो ही भर्ती होगी। तो उसमें भी मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के बेटा बेटी बड़ी संख्या में, अभी जो पुलिस की भर्ती शुरू होने वाली है 6000, उसके बाद फिर और निकलेगी, उसमें उनका सिलेक्शन हो पाएगा। फिर एक और हमने फैसला किया है, इंसानों के लिए तो टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की है, मतलब फ़ोन करके विशेषज्ञ डॉक्टर से टेलीमेडिसिन की व्यवस्था है, वो सलाह ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। वैसे ही टेलीमेडिसिन हम पशुओं की बीमारी के लिए भी वेटनरी टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जाएगी। एक नंबर, वहाँ डॉक्टर बैठेंगे और किसी गांव से किसी ने कहा कि मेरी गाय बीमार है और बीमारी की ये लक्षण है, तो उसी के आधार पर फ़ोन पर ही सलाह दी जा सकेगी कि गाय की ये दवाई है। और वैसे ही हमने तय किया है कि फसलों की बीमारी के लिए भी अगर फसल में कोई बीमारी लगी तो टेलीफोन विशेषज्ञ बिठाएंगे कृषि विज्ञान केंद्र पे और वह फ़ोन करके वो बताएंगे कि फसल में ये बीमारी, पत्ती ऐसी हो गई, तो फ़ोन पे ही उनको एडवाइज किया जाएगा। तो टेलीमेडिसिन इंसान के लिए भी, पशुओं के लिए भी और फसलों के लिए भी, तीनों के लिए लागू करने की योजना हमने बनाई है। एक और विशेष बात, मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा में देश में पहली बार कक्षा 8 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। 240 घंटों का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। ये भी देश में पहली बार होगा और हम अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। जलाभिषेक अभियान मतलब पानी बचाने का अभियान। वर्षा जल को हमको संचित करके रखना है ताकि भूजल का स्तर बढ़े, इसलिए चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, नए तालाबों का निर्माण, ये 11 अप्रैल से जलाभिषेक अभियान के रूप में प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम बंद होने के बाद कई जगह से ये फीडबैक मिला कि कठिनाइयां कई तरह आती है ग्रामीण परिवहन में विशेष रूप से, इसलिए अगले महीने हम ग्रामीण परिवहन की नीति लाएंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी बसें चला के लोगों को आवागमन की ठीक से सुविधाएं हम दे पाएँ। 1 जून से मध्य प्रदेश की धरती पर 1 जून 2022 से साइबर तहसील की स्थापना कर दी जाएगी। साइबर तहसील मतलब आपको तहसील में जाना नहीं है। अगर किसी ने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाई, तो वो रजिस्ट्री जैसी दर्ज हुई ऑटोमेटिकली साइबर तहसील में पहुंच जाएगी। साइबर तहसील से तहसीलदार को वो भेजेंगे, तहसीलदार फॉर्मेलिटीज पूरी करके और फिर साइबर तहसील में भेज देंगे, तो वहीं वो दर्ज हो जाएगी कि ये नामांतरण हो गया। नहीं, नामांतरण के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो इसमें किसी को जाना ही नहीं पड़ेगा, तहसील घर बैठे हो जाएगी। अविवादित मामलों में होगा, विवाद अगर कहीं है तो फिर सुनवाई करनी पड़ेगी, वो अलग बात है। फिर सहकारिता के माध्यम से रोजगार देने के लिए अलग अलग सेक्टर, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, सेवा क्षेत्र, उनके महासंघ गठित हो रहे हैं, उनको भी तेजी से आगे बढ़ाने का हमने फैसला किया ताकि रोजगार के अवसरों को हम और बढ़ा सकें। टूरिज्म के माध्यम से रोजगार बढ़ाने पर भी काफ़ी चर्चा हुई है।
फिर देश में पहली एकीकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति। एकीकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति मतलब 3 चीजों से, आपके जल से, हवा से और सूरज से, 3 चीजों से बिजली बनती है। रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, जो क्लीन एनर्जी के नाम पे भी जानी जाती है, इसकी हम नीति बना रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन आधारित क्लीन एनर्जी सहित सौर ऊर्जा के उत्पादन, और उत्पादन के साथ साथ स्टोरेज करके रखना। बिजली स्टोर करके नहीं रखी जा सकती, उत्पादन हुआ तो तुरंत खर्चा करो रख, लेकिन अब वो स्टोरेज की भी एक टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए उसका भी हम प्रावधान कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को भी बढ़ावा देने का हम प्रावधान करेंगे। प्रदेश में इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस को भी हम आयोजित करेंगे। युवाओं को मध्य प्रदेश की सीमाओं पर भेज के उनमें देशभक्ति का भाव जगाने के लिए माँ तुझे प्रणाम योजना जो हम पहले चलाते थे, गांव की माटी लेके सीमा पे जाएंगे, सैनिकों से मिलेंगे, वहां की माटी लेके फिर गांव में आएंगे, भारत माता की जय वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए उनके हृदय में देशभक्ति की भावना जगेगी। इस योजना को भी हमने प्रारंभ करने का फैसला किया है। प्रभार के जिलों में और कौन कौन सी चीजें की जानी चाहिए, विकास के कामों में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, कई तरह के सुझाव पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उनको भी कुछ को यहाँ और कुछ को बाद में अंतिम रूप देंगे। बैठक अभी जारी है, लेकिन ये मेरा कर्तव्य था कि एक बार आपसे आके मैं जरूर मिलूं और अब तक जो कुछ हुआ है वो आपको बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी सरकार को जो प्रेजेंटेशन दिया 3-3 मिनट का, उसका थोड़ा सा बता दें कि मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन क्या दिया प्रभार को लेकर। नहीं, विभागीय प्रेजेंटेशन में भी नवाचार कौन कौन से कर रहे हैं, विशेषकर नवाचार पर फोकस था। विभाग और कैसे बेहतर ढंग से नीचे चीजें ले जा सके उस पर बात हुई। समय की सीमा थी, इसलिए उस सीमा में ही कई तरह के सुझाव हमारे पास आए हैं। तो मंत्री भी वर्कआउट करेंगे और सरकार मतलब हम भी वर्कआउट करके उनको अंतिम स्वरूप देंगे। आपने यही कहा था कि नए नवाचार करेंगे। हाँ को लेके हाँ, एक आध दो नवाचार को इनमें से जो कुछ मैंने गिनाया वो उन्हीं नवाचारों में से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर अलग अलग जो मैंने चीजें बताई वो उन्हीं नवाचारों में से कई निकले हैं, कई को अभी वर्कआउट कर। जो खोली जाएगी सर, उसमें केवल जांच होगी या और भी कुछ सुविधाएं उसमें रहेंगी? नहीं, छोटी मोटी बीमारी है, अगर सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त, तो उनकी न केवल जांच होगी, उनकी दवाएं भी दी जाएगी, इलाज भी किया जाएगा। बड़ी बीमारी के लिए बड़े अस्पताल जाएंगे। पचमढ़ी पे बैठकर आपने चिंतन किया है, वह पचमढ़ी के पर्यटन में कहीं ना कहीं पहचान में कमी है, एक पैकेज की यहाँ आवश्यकता है, आप लगातार यहाँ आते रहे हैं, पचमढ़ी के लिए कुछ आपके क्या विचार है? पहले भी कुछ किया और आगे भी कुछ करेंगे। सर मेडिकल धन्यवाद। सर ये नामांतरण